रजा साहब जो आप फैसला कर। अच्छा जी चलिए आप बोलिए। ऊपर मैं नहीं बोल सकूंगा जी चांडियो साहब। मैं खड़ा हुआ था दरअसल, मेरे हैदराबाद पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आए हुए थे अलीमन सैतो साहब, मैं उनको वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था। असल में बात मैंने वेलकम कर लिया था आपकी जगह, लेकिन अपोजिशन लीडर सो कर उठते हैं, हर वो नुक्ता उठाते हैं जिसपे ऐवान में शोर हो। मुशर्रफ की बात यहाँ है नहीं, आप मुशर्रफ को खुद भी छोड़ गए हो, आपने उनको मरने के लिए वहां छोड़ दिया था, अब आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन इनके हलफ उठाने में शक है, इन पे एक्शन होना चाहिए। जो आइन को तोड़ने वाले की हिमायत करेगा वो खुद भी आइन तोड़ने की बात करता है, वो गद्दार है। जो आइन तोड़ता है वो गद्दार है, और जो मुशर्रफ का यार है वो भी गद्दार है। आप उनकी बात करते हैं, हम सीधी बात करते हैं। ठीक है ठहर जाएं, अभी आप भी ठहर जाएं। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ठहर जाएं, आप भी ठहर जाएं। मुशर्रफ के सब साथ चेयरमैन साहब दमिश्क गया तो वो उधर कब्रिस्तान में एक एमएनए आ गई, उनका फलां शख्सियत की मज़ार कहाँ है। मैंने कहा यार मेरा उस शख्सियत से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है, लिहाजा मुझे उसकी मज़ार का पता नहीं है। आपका कोई रिश्ता है तो ढूंढ ले, कब्रों के साथ जिनके रिश्ते होते हैं वो अपनी कब्रें खुद ढूंढते हैं। मेरा जिनसे रिश्ता है वो सामने खड़े हैं, पूरी दुनिया अंधा भी बताता है वो फलां आले मोहम्मद खड़ी है। आपको गुस्सा क्यों आता है? हम आइन की बात कर रहे हैं, आप चिढ़ जाते हैं। मुशर्रफ की बात करो आप चिढ़ जाते हो, किसी भी जनरल की बात करो आप चिढ़ जाते हो, आईएसआई की किसी की चीफ की बात करो आप चिढ़ जाते हो। आपको है क्या? आप पार्लियामेंट में बैठे जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आइन का हलफ उठाया है, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक भी लफ्ज मुशर्रफ साहब के बदतमीजी वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरा यही कहना काफी है, जो आइन तोड़ता है वो गद्दार है। थैंक यू। जो सही मैं बस कर रहा हूँ सिर्फ। जी सर, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, अभी आपको मैं जी कुछ कह सर ले सकता हूँ, अभी देखे ना सर। जी चांडियो साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल कर आइन की पासदारी करें, वो रास्ता अपनाएं जो आइन का रास्ता हो, जो जमहूरियत की तरफ जाता हो। आप छोटी छोटी इख्तिलाफात की वजह से बहुत बड़े जुल्म की हिमायत ना करें। ये बहुत बड़ा जुल्म था, कितनी बार आइन तोड़ा गया एक ही शख्सियत के जमाने में। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, बड़ा दबंग चीफ जस्टिस था इफ्तिखार साहब, उसकी तरफ नहीं जा सके, कोर्ट को जाते हुए जाते अस्पताल चले गए। सही आप राणा साहब, हम ये कहते हैं जिसकी चाहे हिमायत के। मैं नहीं कहता कि अशरा माह मुहर्रम में हुसैन इब्ने अली की आजादारी न कर। इतनी सी गुजारिश है, इसे भी मान ले जरूर कि असर हाजिर के यजीदों की तरफदारी न कर। आप ऐसे भी न किया करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मुझे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, मैं सिर्फ अपने दोस्त को वेलकम करने खड़ा हुआ। और जो आमिर इंतकाल कर गया है, मैं उससे अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह उसकी मुग़फ़रत फरमाए। पर पाकिस्तान पे कोई इतना एहसान नहीं करके गया वो। सर बस मैं अभी लीव एप्लीकेशन लेता हूं, क्योंकि फिर मैं दे देता हूं सर, मैं आपको दे देता हूं मौका। सेनेटर मियां रजा रब्बानी साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर मोरखा 3 फरवरी को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त मंजूर है रजा साहब? मंजूर है जी। सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी साहिबा ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 323 मुकम्मल इजलास और आलिया इजलास के दौरान मोरखा 13 जनवरी तक 3 फरवरी को इजलास में शिरकत नहीं कर सकी थी, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। मैं ईवान की मंजूरी के लिए पेश करता हूँ, आपकी तवस्सुत से ईवान से इसकी तायीद की दरख्वास्त करता हूँ। रिजोल्यूशन करारदाद जी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 227 की तरफ दिलाना चाहता है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मौजूदा कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे और मुल्क में कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनाया जाएगा। ईवान हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 203 जिम और आर्टिकल 203 दाल की तरफ भी दिलाता है, जिसमें वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट में शरई अपील बेंच के क़याम के अहकामात दिए गए हैं। ईवान वफाकी शरई अदालत में जजों बशमूल उलमा जजों की खाली असामियों और सुप्रीम कोर्ट के शरई अपील बेंच के
शाज़ नादर इजलासों जिससे कसीर तादाद में अहम मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। ये ईवान मुतालबा करता है कि मतलूबा आईनी तादाद के मुताबिक हुकूमत वफाकी शरी अदालत और सुप्रीम कोर्ट शरी अपील बेंच में तमाम खाली असामियों बशमूल उलमा जजिस की असामियाँ पुर करे ताकि मज़कूरा अदालतों को फौरी तौर पर ताकि मज़कूरा अदालतों को फौरी तौर पर फ़ाल बनाया जा सके। शुक्रिया मिस्टर चेयर। जी, इज इट अपोज्ड ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ? नहीं जी। I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously. Order number 15. Honorable Senator Sania Nishtar, please move resolution. शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, ये रेजोल्यूशन जो है ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से मुतल्लिक है और ये पसमानदा अफराद जो गरीब घराने हैं उनके जो तालिब इल्म होते हैं जो वहाँ से आते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की स्कॉलरशिप देने से मुतल्लिक है। आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँ। मैं एक मिनट मिनिस्टर साहब से पूछ लूँ, अपोज तो नहीं कर रहे? मिनिस्टर साहब अपोज कर रहे हैं इसको। ऑर्डर नंबर 15 सर। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। जी मैडम, थोड़ा एक्सप्लेन कर लें प्लीज। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। 2001 के बाद जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट था वो कई गुना बढ़ा दिया गया। अच्छी बात थी, मगर ये जो बजट बढ़ाया गया ये सिर्फ एमफिल्स और पीएचडीज़ के लिए बढ़ाया गया। अजम्पशन ये थी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर लोग अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाएंगे। अब ये बात मुसल्लमा है और ये एविडेंस से भी इसको जांचा जा सकता है कि इस किस्म की पॉलिसी जो है वो आला तालीम की फ़रोग़ के लिए तो बेहतर हो सकती है मगर ये गरीब दोस्त नहीं होती। ये प्रो पुअर पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि हम सब जिनके माँ बाप बहुत पढ़े होते थे, जिनकी घर में अंग्रेज़ी बोली जाती थी, जिनका सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती थी तो उनके बच्चे स्कॉलरशिप्स ले लेते थे और गरीब का बच्चा उनको एक जनरल डिसएडवांटेज होता है, वो आगे ये स्कॉलरशिप्स अवेल नहीं कर सकते थे। हमने हुकूमत जब थी तो ये डिसाइड किया कि जो स्कॉलरशिप बजट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन को जो मिलते हैं वो हम अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए यूज़ करेंगे ताकि गरीब का बच्चा भी आगे पढ़ सके। तो एक प्रोग्राम लाया गया जो 4 साल का प्रोग्राम था, उसका 24 अरब बजट था और 4 साल में 200,000 स्कॉलरशिप्स देनी थी, 50% लड़कियों के लिए मुख्तस थी और ये सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ये बजट डिस्पर्स होना था पाकिस्तान की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ से। ये प्रोग्राम चेयरमैन साहब एक ओवर सब्सक्राइब्ड प्रोग्राम था। आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये बड़ा ही मौसर प्रोग्राम था। हमने इसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा था। जो यूनिवर्सिटीज़ की जो आइजैक कमिटीज़ थीं वो ही जाँच पड़ताल करती थीं और वो ही फैसले करती थी। बुनियादी फ़र्क क्या था पुरानी स्कॉलरशिप्स और इस स्कॉलरशिप्स में? एक तो मैंने बताया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट थी, ये अंडर ग्रेजुएट था जो ज़्यादा प्रो पुअर होता है। जो बहुत अहम फ़र्क था वो ये